एनडीए का गठबंधन बना है और इंडिया का गठबंधन है, दोनों तरफ गठबंधन है, यानी अब जो भी सरकार आएगी वो गठबंधन की सरकार होगी। अगर एनडीए की नहीं होगी, इंडिया की होगी तो भी गठबंधन की होगी। लेकिन इन दोनों गठबंधन में एक बहुत ही बुनियादी फर्क है, जिसकी वजह से एक के गिरने की संभावना ज्यादा है और दूसरे के गिरने की संभावना कम है। वो बुनियादी फर्क ये है कि वैचारिक दृष्टि से नीतीश कुमार और नायडू इंडिया गठबंधन से ज्यादा नजदीक है, यानी उनकी विचारधारा सब लोगों को साथ में लेके चलने की और भाजपा की विचारधारा के लोगों में फूट डालने की, इसमें फर्क है। तो ये एक, जबकि इंडिया गठबंधन में ऐसा नहीं है। अब सवाल ये है कि वो लोग आए क्यों? तो आए दो कारण से। एक तो कारण था डर। नीतीश कुमार को ये डर दिखाया गया कि अगर तुम हमारे साथ नहीं आओगे तो हम तुमको जो है वो सोरेन की तरह या केजरीवाल की तरह जेल में डाल देंगे, तुम्हारी फाइलें हमारे पास। तो ये जो विवाह हुआ है ये राजी खुशी विवाह नहीं, ये डर की वजह से हुआ है, दबाव की वजह से हुआ है, जेल में जाने के डर से और सत्ता में रहने के लालसा से। तो मतलब ये है कि एक डर था और एक लालच था, जिसकी बुनियाद पर, जिसके आधार पर ये एनडीए का गठबंधन में ये लोग शामिल हुए। तो ये जो आधार है ना, डर का आधार, अगर सरकार बदल जाती है तो डर खत्म है। और जहां तक लालच का सवाल है, इस सरकार में रहो या उस सरकार में रहो, लालच तो सेम है, फायदा तो सेम है। भेड़िया भेड़ की खाल पहन ले तो भी वो भेड़ नहीं हो जाता, जब मौका आता है तो भेड़िया ही निकल के बाहर आता है। तो इसी तरीके से सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन लोगों ने पूरे देश में कितनी ही सरकारें तोड़ी हैं और कितने ही एमएलए और खरीद लिए हैं। तो हर कोई इनके जो चरित्र है उसको बहुत अच्छी तरह से जानता है और पहचानता है। इस वजह से जितने भी इनके गठबंधन के घटक हैं वो भी इनके साथ विश्वास के साथ नहीं रहेंगे, ऐसा आपका कहना है। तो आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए अब मेरे साथ सलीम खान जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़ चुके हैं। मैं सलीम खान जी से आग्रह करती हूँ कि अब देखिए स्पीकर का मामला अभी भी फंसा हुआ है और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो अभी स्पीकर के मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि आगे स्पीकर का नाम लेके क्या होगा इंडिया गठबंधन में, एनडीए में और इनकी सरकार में? जी सलीम खान जी। शुक्रिया रत्ना जी। देश में जो अभी राजनीतिक परिस्थिति है इसके बारे में मैं कोई शेख चिल्ली की तरह से सपना नहीं देख रहा हूं कि पहले ही अधिवेशन में जो है वो सत्ता में परिवर्तन हो जाएगा और मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। अभी जो देश में परिस्थिति है इसमें मुझको ऐसा लगता है कि स्पीकर के मामले में खींचातानी होगी और या तो बीजेपी जो है वो किसी तरह से चंद्रबाबू नायडू को समझाने में कामयाब हो जाएगी या उनकी मर्जी मान लेगी, लेकिन स्पीकर के मसले पे ये सरकार फिलहाल नहीं गिरेगी। देखिए इसका एक कारण है, अगर ये लोग जो अभी बीजेपी के साथ एनडीए में हैं, नीतीश कुमार या नायडू, अगर ये चुनाव के नतीजों के बाद, चुनाव परिणाम के बाद इनके साथ आए होते तो इनके लिए अलग हट जाना बहुत आसान था। ये कहते कि भाई देखो हमको ये कहा गया था इसलिए हम आ गए, अब ये लोग ये नहीं कह रहे हैं हम जा रहे हैं, ये फासिस्ट हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इन लोगों ने मोदी और बीजेपी की सारी फैसिस्ट प्रवृत्ति के बावजूद, फांसीवाद के बावजूद बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा, बीजेपी के साथ जो है इन्होंने प्रचार किया, मोदी के साथ रैलियां निकाली, रोड शो निकाली। अब चूंकि बीजेपी जो है वो बहुमत में नहीं आ सकी
इसलिए फौरन भाग जाने से ये संदेश जाता है कि ये बहुत अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। ये लोग इस उम्मीद में मोदी के साथ आए थे कि मोदी को बहुमत मिलेगा, लेकिन जब इन्होंने देखा कि बहुमत नहीं मिला तो ये जो है वो भाग लिए। और अगर वो ऐसा करते हैं तो एक तो उनके ऊपर ये जो अपॉर्चुनिज्म का इल्जाम है ये बहुत सख्ती से लगेगा। दूसरे ये कि जनता में भी एक सहानुभूति आएगी कि मोदी के साथ जिन लोगों ने चुनाव लड़ा उन्होंने उनकी पीठ में अचानक जो है वो छुरा घोंप दिया, बेचारे मोदी, और उनके साथ बड़ा अन्याय हो गया। तो मैं ये समझता हूं कि नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू नायडू का फौरन एनडीए से निकलना जो है वो मुनासिब नहीं है। मतलब इससे उनका नुकसान है और बीजेपी का फायदा है। उनको जो है वो इंतजार करना चाहिए और किसी मुद्दे पे निकलना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर नीतीश कुमार अगर इस पे अड़ जाते हैं आगे चल के कि जातिगत जनगणना कीजिए, और बीजेपी कहती है कि हम नहीं कर रहे हैं, तो वो ये कह सकते हैं कि भाई देखो ये तो हम पहले से कर रहे थे, बिहार में हमने किया था और ये हमारे मैनिफेस्टो में था। अब बीजेपी जो है वो इस काम को नहीं कर रही है, इसलिए हम अलग होते हैं। या नायडू ये कहें कि भाई हम जिस तरह से आंध्रा में रिजर्वेशन देते हैं मुसलमानों को, इस तरह से हम पूरे भारत में देना चाहते हैं और बीजेपी ये नहीं कर रही है, इसलिए हम अलग होते हैं। तो एक ऐसा मुद्दा होना चाहिए कि जिससे नायडू का और नीतीश कुमार का राजनीतिक फायदा हो और वो उसकी बुनियाद पर लोगों में जा सके और ये कह सके कि हमारे इनसे अलग होने का ये कारण है। वरना ऐसे बिला वजह उठ के चले जाना, मैं समझता हूँ राजनीतिक दृष्टि से, हालांकि हमको बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन हमारे अच्छे लगने से नहीं। हम खाली वोटर नहीं है, सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने कि बीजेपी को और नायडू को और नीतीश कुमार को वोट दिया है। तो हमको उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा और उनको उनके बारे में सोचना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमको थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए इस बारे में, बहुत ज्यादा सपने, मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखने चाहिए। अब आप ये देखें कि ये जो एनडीए का गठबंधन बना है और इंडिया का गठबंधन है, दोनों तरफ गठबंधन है, यानी अब जो भी सरकार आएगी वो गठबंधन की सरकार होगी। अगर एनडीए की नहीं होगी, इंडिया की होगी, तो भी गठबंधन की होगी। लेकिन इन दोनों गठबंधन में एक बहुत ही बुनियादी फर्क है, जिसकी वजह से एक के गिरने की संभावना ज्यादा है और दूसरे के गिरने की संभावना कम है। वो बुनियादी फर्क ये है कि वैचारिक दृष्टि से नीतीश कुमार और नायडू इंडिया गठबंधन से ज्यादा नजदीक है, यानी उनकी विचारधारा सब लोगों को साथ में लेके चलने की और भाजपा की विचारधारा के लोगों में फूट डालने की, इसमें फर्क है। तो ये एक, जबकि इंडिया गठबंधन में ऐसा नहीं है। अब सवाल ये है कि वो लोग आए क्यों? तो आए दो कारण से। एक तो कारण था डर। नीतीश कुमार को ये डर दिखाया गया कि अगर तुम हमारे साथ नहीं आओगे तो हम तुमको जो है वो सोरेन की तरह या केजरीवाल की तरह जेल में डाल देंगे, तुम्हारी फाइलें हमारे पास। तो ये जो विवाह हुआ है ये राजी खुशी विवाह नहीं, ये डर की वजह से हुआ है, दबाव की वजह से हुआ है, जेल में जाने के डर से और सत्ता में रहने के लालसा से। और यही बात है, नायडू को भी ये लग रहा था कि शायद मैं अकेले वाईएसआर कांग्रेस को नहीं हरा सकूंगा और भाजपा अगर साथ में आ जाएगी और वो पवन कुमार साथ में आ जाएगा तो हम तीनों मिलके वाईएसआर को हरा सकेंगे। तो इसलिए वो भाजपा के साथ आए। अगर नायडू को शुरू में यह अंदाजा होता कि मुझको इन दोनों की जरूरत नहीं है तो वो भाजपा के साथ नहीं जाते। तो मतलब ये है कि एक डर था और एक लालच था, जिसकी बुनियाद पर, जिसके आधार पर ये एनडीए का गठबंधन में ये लोग शामिल हुए। तो ये जो आधार है ना, डर का आधार, अगर सरकार बदल जाती है तो डर खत्म है। और जहां तक लालच का सवाल है, इस सरकार में रहो या उस सरकार में रहो, लालच तो सेम है, फायदा तो सेम है।
तो इसलिए एनडीए की सरकार जो है वो गिर सकती है आगे चल के। लेकिन इंडिया गठबंधन का आप देखेंगे बहुत ही बेसिक उद्देश्य था। पहला उद्देश्य तो ये था कि हमको देश में से फांसीवाद खत्म करना है। इसमें सारे लोग जो है वो एक मत। इसके अलावा जो दूसरा मामला था वो ये है कि संविधान को बचाना है। इस पर इंडिया गठबंधन के सारे लोग एक मत थे कि भाई संविधान को खतरा है और हमको जो है भाजपा से उसको बचाना। तीसरी चीज जो है वो कल्याणकारी योजनाएं, यानी लोगों के मुद्दे, रोजगार, महंगाई, इसकी तरफ ध्यान देना है। इस पर भी दोनों में इत्तेफाक है। और न्याय मिलना चाहिए और जातिगत जनगणना भी उसके तहत आती है, इस पर भी कोई मतभेद नहीं है। मुसलमानों के रिजर्वेशन पे भी इंडिया गठबंधन में किसी को आपत्ति नहीं है। अग्निवीर पे भी किसी को आपत्ति नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए, इस पे सब लोग सहमत हैं। तो आप ये देखें कि उनके अंदर जो है वो गठबंधन होने के बावजूद वैचारिक बुनियादों पर और जो काम करना, ऑपरेशनल बुनियाद जिसको बोलते हैं आप, उसमें बहुत ज्यादा सहमति है। तो इस वजह से अगर वो गठबंधन आता है तो उसके गिरने का संभावना कम। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि भाजपा ने जो है वो हमेशा अपने साथियों को नुकसान पहुंचाया, इससे भी उसके साथ वाले डरते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर भाजपा के जो है दो सबसे पुराने जो है वो समर्थक रहे हैं। एक शिरोमणि अकाली दल पंजाब की 35 साल, बल्कि अभी तो 36 साल हो गया, 36 साल से वो भाजपा के साथ है। लेकिन जब किसानों का मामला आया और शिरोमणि अकाली दल ने कहा कि भाई आप किसानों की जो है वो अनदेखी मत कीजिए, इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं और ये न्याय संगत आंदोलन है, आप इनकी सुनिए और इस कानून को वापस लीजिए। तो भाजपा ने, मोदी जी ने कहा कि ये तो जो है वो कुछ लोग हैं जो आंदोलन जीवी लोग हैं और वो लोग ये चला रहे हैं और हम जो है वो नहीं झुकेंगे। लेकिन जब आंदोलन लंबा हो गया तो इस बात पर शिरोमणि अकाली दल इनसे अलग हुई, यानी एक मुद्दे पे अलग हुई कि आप किसानों की नहीं सुन रहे। आगे चल के मजबूर होके मोदी जी को जो है वो झुकना पड़ा और उन्होंने जो है वो कानून वापस लिए और ये कहा कि मैं उनको समझाने में नाकाम रहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कानून गलत था, उन्होंने ये कहा कि कानून तो सही था लेकिन हम उनको समझा नहीं पाए, इसलिए हम इनको वापस ले रहे हैं। तो ये तो सुलूक इन्होंने शिरोमणि अकाली दल के सिद्ध किया। शिवसेना बीजेपी की बहुत पुरानी साथी है और विचारधारा में उनके कोई मतभेद नहीं था, दोनों हिंदुत्व वाले थे। लेकिन आप ये देखें कि इन्होंने जो है वो शिवसेना को तोड़ा, उसके अंदर बगावत कराई और फिर इलेक्शन कमीशन के जरिए से जो है उसका नाम भी ले लिया और उसका निशान भी ले लिया। यानी आप समझ लीजिए कि नाम और निशान मिटाने का कोशिश किया इन्होंने। तो ये मामला इन्होंने उस पार्टी के साथ किया कि जिसके कंधे पे चढ़ के ये महाराष्ट्र में आए थे। शिवसेना बीजेपी से ज्यादा ताकतवर थी। यानी हमारे एक दोस्त हैं पत्रकार, उन्होंने कहा कि शिवसेना ने जिस प्लेट में इनको जो है वो खाना दिया, इन्होंने उसी प्लेट में जो है वो गोबर और गौमूत्र रख के जो है वो शिवसेना को दे दिया। इतना बुरा सलूक किया इन्होंने। ये कहा कि ये असली बाप के नकली औलाद है। यानी आप सोच सकते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अलावा आप देखें कि जो बीआरएस है तेलंगाना की, वो बीआरएस ने इनके साथ नहीं थी, एनडीए में नहीं थी, लेकिन पार्लियामेंट में जब भी कोई मुद्दा आता था तो बीआरएस जो है वो बीजेपी का समर्थन करती थी। इसी तरह से बीजेडी को देखिए, उड़ीसा की बीजू जनता दल, उसने हर मामले में बीजेपी का समर्थन किया है पार्लियामेंट में। जब भी उसको राज्यसभा में, चूंकि ये लोग बहुमत में नहीं थे, इसलिए इनको जो है वो बीआरएस की जरूरत पड़ती थी, इसलिए इनको बीजेडी की जरूरत पड़ती थी। तो वो लोग हमेशा जो है वो इनका समर्थन करते थे। अब इन्होंने क्या किया, जैसे ही बीजेडी कमजोर हुई, जैसे ही बीआरएस कमजोर हुई, उसकी वजह से जो वैक्यूम पैदा हुआ था उसको जो है इन्होंने पुर कर लिया और बीजेडी और उड़ीसा में भी स्ट्रांग हो गए,
बीजेडी का तो नामो निशान खत्म हो गया, और यहाँ तेलंगाना में भी जो बीआरएस का नुकसान था उसको पूरा कर लिया। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग भाजपा के साथ आते हैं उनको हमेशा संदेह रहता है कि ये लोग हमारी पार्टी को निगल जाएंगे, ये लोग हमारे नेताओं को निगल जाएंगे। तो यही संदेह जो है वो इनको भी होगा, नीतीश कुमार को भी होगा। और नीतीश कुमार के साथ तो इन्होंने ये किया कि पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को अलग से लड़ाया, और चिराग पासवान पब्लिक में जाके कहते थे कि मैं तो मोदी जी का हनुमान हूं, और चिराग पासवान ने बीजेपी के खिलाफ अपना एक भी उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। उनके सारे उम्मीदवार जो है वो जेडीयू के खिलाफ थे, और यही वजह है कि जेडीयू जो दूसरे नंबर पे थी वो जो है वो तीसरे नंबर पे चली गई, और बीजेपी जो तीसरे नंबर पे थी वो दूसरे नंबर पे आ गई। तो इन्होंने जेडीयू को जो है वो जानबूझ के चिराग पासवान के जरिए से हरवाया है। ये इतिहास है ये पिछले विधानसभा चुनाव का। तो नीतीश कुमार को हमेशा इस बात का डर रहेगा कि कहीं बीजेपी जो है वो हमारे सांसदों को तोड़ के अपने अंदर शामिल न कर ले। चंद्रबाबू नायडू भी एक जमाने में बीजेपी के साथ थे, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में। वो सरकार में शामिल नहीं हुए, उन्होंने अपना स्पीकर बनवाया था, और उनके स्पीकर के एक वोट की वजह से बीजेपी मोदी जी के अपने अटल जी की सरकार गिर गई थी। और वो जब इलेक्शन हारे तो उन्होंने ये कहा था, चंद्रबाबू नायडू ने, कि मेरे चुनाव हारने का मुख्य कारण ये है कि जिस वक्त गुजरात में दंगे हुए उस वक्त मैं एनडीए में शामिल था और मैं एनडीए से अलग नहीं हुआ। यानी बीजेपी के साथ रहने के कारण सत्ता वंचित हुआ हूं मैं, ये बात जो है वो नायडू कह चुके हैं। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि ये जो पक्ष एनडीए में शामिल है, जैसे तेलुगु देशम पार्टी या जेडीयू, इनको हमेशा इस बात का डर रहेगा कि ये जो है वो बीजेपी हमारे लोगों को निगल ना जाए, इसलिए ये मौके का इंतजार करेंगे और सही वक्त पे बीजेपी से पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये काम बहुत जल्दी नहीं होगा, इसके लिए जो है वो लोग इंतजार करेंगे, इसलिए कि राजनीति का यही तकाजा है। राजनीति हम जैसे लोगों की ख्वाहिश से नहीं चलती है, बल्कि जो ज़मीनी सच्चाइयाँ होती हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके चलाई जाती है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये स्वर जो है जो हैं लोगों के, वो उठते रहेंगे और बीजेपी को परेशान करते रहेंगे। कि अंदर भी आपस की लड़ाइयाँ जो है वो शुरू हो चुकी हैं। कभी जो है वो मोदी और योगी के बीच की लड़ाई सामने आती है, कभी जो है वो अमित शाह और योगी के बीच की लड़ाई सामने आती है। तो ये जो इनके स्वर हैं आपस में मतभेद के, वो आगे चल के बगावत के स्वर बन सकते हैं और लोग नितिन गडकरी या किसी और नेता के आसपास जमा हो सकते हैं। लेकिन ये सब जो है वो हथेली पे सरसों नहीं जमेगी, इसके लिए जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ इंतज़ार करना सही है।